नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, छत्तीसगढ़ का मायाजाल। छत्तीसगढ़ का मायाजाल, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन वसंत प हलबे। एक बार दीपालपुर राज्य का राजकुमार महिपाल शिकार खेलने हिरण्य वन में गया। अभी वह शिकार की तलाश कर ही रहा था कि अचानक उसी सामने एक बहुत ही सुंदर हिरनी घास चरती हुई दिखाई दी। अरे, यह कैसी अद्भुत हिरनी है। इसके खुरों में रत्न जड़े हुए हैं, हर पैर में एक एक सोने का कड़ा है और सींगों पर सोने चांदी का सुंदर काम है। यह कौन से लोग की हिरनी है? महिपाल सम्मोहित सा उसको देख ही रहा था कि वह हिरनी रुकी और सधे कदमों से चलती हुई महिपाल के घोड़े के सम्मुख खड़ी होकर एक टक महिपाल की ओर देखने लगी। अरे, यह हिरनी इस प्रकार मुंह उठाए मेरी ओर क्यों देख रही है? अगले पल हिरनी अपने अगले पांव ऊपर उठाकर मनोहारी ढंग से नाचने लगी। पहली बार अपने जीवन में मैंने इतना आश्चर्यजनक दृश्य देखा है। कहीं हिरनी भी इस प्रकार नाचती है? हिरनी कुछ देर तक नाचती रही और महिपाल व अन्य सैनिक स्तब्ध से उसका नृत्य देखते रहे। अंत में हिरनी वहां से भाग निकली। यह देख महिपाल ने सैनिकों को आदेश दिया, देखना हिरनी बचकर न निकल जाए। हमें हर हाल में यह हिरनी जीवित अवस्था में चाहिए। आदेश पाते ही सैनिकों की टुकड़ी उस ओर दौड़ पड़ी। फिर हिरनी को चारों ओर से घेर कर सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जब घेरा बहुत तंग हो गया तो हिरनी ने एक ऊंची छलांग लगाई और कुलांचे भरती हुई एक झाड़ी में घुसकर नजरों से ओझल हो गई। हताश सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। राजकुमार जी, हम हिरनी को नहीं पकड़ सके। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उस हिरनी को देख लूं। गुस्से में भरे महिपाल ने घोड़े को एड़ लगाई और स्वयं हिरनी की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर ही उसे वह अनोखी हिरनी दिखाई पड़ी। वह रही हिरनी। महिपाल ने घोड़े को उधर ही दौड़ा दिया। अब आगे आगे हिरनी थी और उसके पीछे पीछे महिपाल का घोड़ा। शीघ्र ही कुलांचे भरती हुई हिरनी उसकी नजरों से ओझल हो गई। ओह, कहाँ गई वह हिरनी? महिपाल काफी देर तक हिरनी की खोज में भटकता रहा, पर वह उसे कहीं नजर न आई। इस दौड़ धूप में शाम हो चुकी थी। कुछ भी हो, मैं हिरनी को साथ लिए बिना इस वन से नहीं जाऊंगा। आज की रात जंगल में बिताकर मैं सुबह पुनः उस अद्भुत हिरनी की खोज में निकलूंगा। यह सोच वह अपने घोड़े पे से उतर गया और उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, जा शेरू, अब तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। घोड़े को घास चरने के लिए खुला छोड़ वह आराम करने के लिए एक पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। शीघ्र ही नींद से उसकी पलकें बोझिल हो गई। तभी जंगल से भयानक आवाजें आने लगी। महिपाल उन भयानक आवाजों को सुन हड़बड़ाकर उठ बैठा। लगता है इस वन में बहुत ही हिंसक जंगली जानवर हैं। इनसे जान बचाने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़कर रात गुजारनी होगी। महिपाल ने वह रात उस पेड़ की शाख पर ही गुजारी। मैंने अच्छा ही किया जो उचित समय पर पेड़ पर चढ़ गया, वरना ये भयंकर जानवर मेरी बोटी बोटी नोचकर खा जाते। मैंने तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, पर मेरे घोड़े शेरू का क्या होगा? इधर दीपालपुर में महिपाल के साथ वन में शिकार पर गए सैनिक दीपालपुर के राजा जयपाल से कह रहे थे, महाराज, राजकुमार महिपाल एक अद्भुत हिरनी का पीछा करते हुए हमसे बिछुड़ गए। हमने राजकुमार की वन में बहुत खोज की, पर उनका कहीं पता न चला। ओह, कहीं राजकुमार किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? राजा जयपाल का मन दो चिंताओं से कांप उठा। उधर सुबह होने पर महिपाल पेड़ से नीचे उतरा और आसपास अपने घोड़े की खोज करने लगा। शीघ्र ही, ओह, आखिर उन हिंसक जानवरों ने मेरे प्यारे शेरू को मौत की नींद सुला ही दिया। अब क्या करूं? क्या वापस अपने राज्य लौट जाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। महिपाल पैदल ही वहां से चल पड़ा। उसे जंगल से बाहर निकलने के रास्ते का ज्ञान नहीं था, इसलिए 5-6 घंटे तक वन में भटकने के पश्चात वह एक मैदान में पहुंचा। उधर आबादी दिखाई दे रही है, वहां चलकर वन से बाहर निकलने का रास्ता पूछना चाहिए। यह सोच वह उस ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, ओह, ऐसे बेहद व दुर्गम वन के बीच इतना सुंदर महल और इतने मनोहारी दृश्य, यह सपना है या यथार्थ? हैरत में डूबे महिपाल ने उस महल के अंदर प्रवेश किया। इतना सुंदर व भव्य महल तो हमारा भी नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा। बड़े ही आश्चर्य की बात है। वह घूमता घामता महल के उद्यान में जा पहुंचा।
यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। अगर कोई इस महल में हुआ तो वह मुझे देखकर जरूर बाहर आएगा। महिपाल झूले पर लेट गया। थकान से वह चूर था ही। शीघ्र ही उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह झूले पर कितनी देर तक सोता रहा। उसकी नींद किसी की आहट से ही खुली थी। उसने धीरे से सिर उठाकर उस ओर देखा जिधर से आवाज आई थी। ओह, इतनी आकर्षक युवती! युवती ने चुपचाप सरोवर के तट पर पहुंच सुराही में पानी भरा और वापस लौट गई। आखिर बात क्या है? यह लड़की बाहर आई। इसने मुझे देखा भी, पर ना तो इसने मुझसे नजरें मिलाई और ना ही यह मुझसे कुछ बोली। युवती बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही महिपाल का दिल जोर से धड़क उठा था। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि जिस दरवाजे में घुसकर वह युवती गायब हो गई थी, उसी में से एक अधेड़ आदमी बाहर निकला और महिपाल के पास आकर स्नेहपूर्वक उससे बोला, इस महल में तुम्हारा स्वागत है युवक। श्रीमान, मैं सफर की थकान से चूर हो गया था, इसीलिए आराम करने के उद्देश्य से आपके महल में चला आया था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी बिना इजाज़त के आपके उद्यान में आकर सो गया। मेरी इस उद्दंडता को क्षमा कीजिएगा। आज पहली बार हमारे महल में कोई मेहमान आया है, इसकी हमें बहुत खुशी है। आइए अंदर विराजिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। महिपाल उठा और उसके साथ महल की ओर चल दिया। अधेड़ आदमी महिपाल को लेकर एक कक्ष में पहुंचा। ये मेरी पत्नी केतकी है। महिपाल ने हाथ जोड़कर केतकी को प्रणाम किया, जिसके प्रत्युत्तर में केतकी ने उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात, तुम थके हुए हो युवक, कुछ देर आराम कर लो, फिर आराम से बात होगी। चलो केतकी। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। केतकी अपने पति के साथ उसी समय कक्ष से बाहर निकल गई। तब महिपाल शैया पर लेट सोचने लगा, यह मैं कहाँ फंसा। इस महल में अभी तक मुझे केवल 3 ही मनुष्य दिखाई दिए हैं। कहीं यह महल मायावी तो नहीं है। महिपाल यह सोचकर परेशान हो उठा, लेकिन थकान ने उसे ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं दिया और वह शीघ्र ही गहरी नींद के आगोश में चला गया। जब वह जागा तो वह अधेड़ आदमी उसकी शैया के पास ही खड़ा हुआ था। जाग गए युवक? जी श्रीमान। आओ, अब कुछ भोजन इत्यादि हो जाए। चलिए श्रीमान। कुछ ही देर बाद, ओह, ये सब व्यंजन तो बहुत ही लाजवाब हैं। इतना बेहतरीन खाना तो आज तक मैंने नहीं खाया। खाना खाने के पश्चात, आओ युवक, थोड़ी देर उद्यान में घूम आए। चलिए श्रीमान। महिपाल उसके साथ उद्यान की ओर चल दिया। उद्यान में घूमते समय अधेड़ आदमी ने महिपाल से कहा, युवक, तुम्हारे इस महल में प्रवेश करते ही तुमसे यह पूछना कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो ठीक ना होता। अब तुम अच्छी तरह आराम कर भोजन भी कर चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। श्रीमान, मेरा नाम महिपाल है। दीपालपुर के राजा जयपाल का पुत्र हूँ। मैं इस वन में आखेट करने आया था और एक अनोखी हिरनी का पीछा करता हुआ रास्ता भटक गया और इधर उधर भटकता हुआ आपके महल तक पहुँच गया। अब तो आप जान ही गए हैं श्रीमान कि मैं कौन हूँ। अब आप भी मुझे अपने बारे में बताइए। आपका महल इस वीराने जंगल में क्यों है और आपके महल में मनुष्यों की भीड़ भाड़ क्यों नहीं है? सुनो राजकुमार, मेरा नाम मोहर सिंह है और मैं रेगिस्तान के हमीरगढ़ नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सूखे मेवों के बहुत बड़े व्यापारी थे। हमारे पास कई 100 ऊँट थे। उन ऊँटों पर माल लाद कर दूसरे नगरों में ले जाकर बेचा जाता था और वहाँ से माल खरीद कर हमीरगढ़ लाया जाता था। मेरे पिता बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटे मोहर सिंह, अब तुम जवान हो गए हो और समझदार भी। कोई भी काम ऐसा नहीं रहा है जिसे तुम न कर सको। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए व्यापारियों के कारवां के साथ दूसरे नगरों और राज्यों में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए यह जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद मैं 100 ऊँटों पर सूखे मेवे लाद कर व्यापारियों के एक कारवां के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की ओर चल दिया। छत्तीसगढ़ पहुंचकर हमारा काफिला एक सराय में रुका। उस नगर के व्यापारी सराय में ही हमारा माल देखने आए। माल तो अच्छा है। उचित मोल पर वे मेरा सारा माल खरीद कर ले गए। अपना सारा माल बिक जाने के बाद मैं सोचने लगा, मेरा सारा माल तो बिक ही चुका है। अब सराय में खाली बैठने की बजाय क्यों न नगर का ही एक चक्कर लगाऊं। यह सोचकर मैं घोड़े पर सवार हो नगर में घूमने के लिए निकल पड़ा। नगर में घूमते घामते
मैं छत्तीसगढ़ के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। अरे, यह यहाँ पर भीड़ कैसी लगी हुई है? मैं घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरकर आगे पहुंचा। ओह, कितना सुंदर संजीला बांका युवक था। बेचारे की हड्डियां भर रह गई हैं। हाय, कितना सुंदर नौजवान मारा गया। मैंने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भैया क्या माजरा है? यह अस्थि पिंजर किसका है? उस आदमी ने हैरत से मेरी ओर देखा और बोला, इस शहर में नए आए हो शायद? हाँ भाई, मैं हमीरगढ़ का रहने वाला हूँ और इस नगर में व्यापार हेतु आया हूँ। सुनो भाई, इस राज्य की राजकुमारी रूपमती का ऐलान है कि जो भी युवक उसके महल में एक रात बिताकर अगले दिन जीवित महल से बाहर निकल आएगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी। जिस युवक का तुम यह अस्थि पिंजर देख रहे हो, वह बेचारा भी राजकुमारी रूपमती के साथ विवाह करने के उद्देश्य से कल रात उसके महल में रात बिताने गया था। अन्य युवकों की भांति इसका भी अस्थि पिंजर ही महल से बाहर निकला है। बेचारा रूपमती से विवाह की इच्छा में मौत को गले लगा बैठा। बड़ी अनोखी और क्रूर शर्त रखी है राजकुमारी रूपमती ने अपने विवाह की। भाई, रूपमती है ही इतनी अनुपम सुंदरी, उससे विवाह करने की इच्छा मन में लिए अब तक न जाने कितने युवकों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज तक कोई भी राजकुमारी के महल में एक रात बिताकर जीवित बाहर नहीं निकल सका है। ओह, कुछ देर बाद जब भीड़ वहां से छटने लगी, तब मैं भी वहां से चल पड़ा। क्या वाकई छत्तीसगढ़ की राजकुमारी रूपमती इतनी रूपवती है कि लोग उसे पाने के लिए सहर्ष ही मौत को गले लगाने को तैयार हो जाएं? इन्हीं सोच विचारों में डूबा मैं बाजार में पहुंच गया। तभी, खरीद लो, कोई मुझ बुढ़िया की पिटारी खरीद लो। पता नहीं क्यों उस बुढ़िया ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बुढ़िया माँ, तुम अपनी पिटारी बेचोगी? हाँ, क्यों नहीं बेचूंगी, मैं तो यहाँ बैठे ही इसे बेचने के लिए हूँ। पर मेरी यह पिटारी है बहुत महंगी, इसकी कीमत पूरी 101 स्वर्ण मुद्राएं हैं। बुढ़िया माँ, आखिर इस पिटारी में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इसकी इतनी ज़्यादा कीमत मांग रही हो? पिटारी के बिकने तक खरीदार के लिए यह एक राज ही होगा कि इस पिटारी में क्या है। इसे खरीद कर जब तुम इसे खोल कर देखोगे तो शायद इस पिटारी की मदद से तुम्हारी तकदीर खुल जाए। बुढ़िया ने मुझे ऐसा रहस्यपूर्ण जवाब दिया जिससे पोटली के प्रति मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। ठीक है बुढ़िया माँ, तुम्हारे कहने से मैं इस पिटारी को खरीद लेता हूँ। देखूंगा यह पिटारी कैसे मेरी तकदीर खोलती है। इसलिए मैंने 101 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बुढ़िया से पिटारी ले ली। सराय में आकर मैंने उस पिटारी को खोला तो ओह, इतनी सुंदर तस्वीर! तस्वीर के नीचे राजकुमारी रूपमती लिखा हुआ है। तो क्या यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजकुमारी रूपमती की है? मैं एकटक तस्वीर को देखने लगा और शीघ्र ही बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने अपने को काफिले के लोगों से घिरा पाया। उन सबके चेहरों पर मेरे प्रति चिंता झलक रही थी। इसने आंखें खोल दी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मोहर सिंह जिंदा है, वरना हम तो इसके जीवन की आस ही छोड़ बैठे थे। मुझे मेरे साथियों से पता चला कि पिछले 3 दिनों से बेहोश था। फिर वे मुझसे मेरे बेहोश होने का कारण पूछने लगे। उन्हें मेरे दिल की असली हालत मालूम न पड़े, इसलिए मैं उनसे बोला, 3 दिन पहले मैं बहुत देर तक तपती धूप में नगर में घूमता रहा था। शायद उसी की थकान के कारण मैं बेहोश हो गया था। मेरा हाल चाल पूछ सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तब मुझे सहसा याद आया, बेहोश होने से पहले मेरे हाथों में राजकुमारी रूपमती की तस्वीर थी। वह तस्वीर कहाँ गई? मैंने अपने कक्ष में चारों ओर रूपमती की तस्वीर की खोज की, पर मुझे वह तस्वीर नहीं मिली। मैं बुरी तरह निराश हो उठा। तभी हमारे काफिले के सरदार लेखमल काका ने कक्ष में प्रवेश किया। बेटा मोहर सिंह, तुम जिस तस्वीर के लिए परेशान हो वह मेरे पास है। आपके पास काका? लेकिन वह तस्वीर आपके पास कैसे पहुंची काका? बेटा, 3 दिन पहले जब मैं किसी कार्य से तुम्हारे कक्ष में आया था तो तुमको बेहोश पड़े देखा। तुम्हारे हाथ में राजकुमारी रूपमती की तस्वीर देख मैं तुम्हारी बेहोशी का कारण समझ गया और तस्वीर ले तुम्हारे कक्ष से चला गया। आज मैं तुम्हें वह तस्वीर देने आया हूँ। लो, ये तस्वीर संभालो। मैंने लेखमल काका से राजकुमारी रूपमती की तस्वीर ले ली। तत्पश्चात, बेटा, हमारे व्यापार का कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसलिए कल दिन निकलने से पहले ही हम लोगों को यहाँ से
अपने देश वापस चल पड़ना है। काका, आप लोग देश को रवाना हो जाना, मैं अभी इस नगर में ही ठहरूंगा। लेकिन बेटा, तुम इस नगर में किस उद्देश्य से रुकना चाहते हो? काका, अब आपसे क्या छिपाना, मैंने राजकुमारी रूपमती की शर्त पूरी करने का निश्चय किया है। ओह, तो यह बात है। बेटे, मैं तो कहूँगा तुम रूपमती का विचार त्याग दो। क्यों काका? अरे बेटा, उस खूबसूरत और निर्दयी राजकुमारी रूपमती के कारनामों के बारे में कौन नहीं जानता है। उसके रूप जाल के पागल हुए युवक उसकी शर्त पूरी नहीं कर पाते हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस नागिन के शिकार बनो। काका, अगर मेरे 100 सिर भी होते तो मैं उन्हें रूपमती के लिए कटवा देता। मैं उसकी शर्त पूरी कर सकूं या नहीं, पर मरने से पहले मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। मुझ पर अपनी बातों का कोई असर होते न देख लेखमल काका ठंडी सांस भरते हुए मुझसे बोले, बेटा, आज से 30 वर्ष पूर्व मेरा छोटा भाई भागमल भी तुम्हारी तरह रूपमती के रूप जाल में फंस मौत को गले लगा बैठा था। तुम्हारी जिद देखकर आज मुझे बरबस ही भागमल की याद हो आई है। यह आप क्या कह रहे हैं काका? 30 वर्ष पहले भला रूपमती कहाँ होगी? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। रूपमती 30 वर्ष पहले भी उतनी ही युवा थी जितने की आज है। वह किसी तांत्रिक शक्ति के द्वारा सदियों से चिर युवा बनी हुई है। ओह, यह तो बहुत हैरत अंगेज बात बताई है आपने काका। बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें व्यापार हेतु इस नगर में भेजा है। तुम्हें उनके भरोसे की लाज रखनी चाहिए। मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से माल खरीदो और हमारे साथ चलने की तैयारी करो। घर जाकर व्यापार में कमाए धन को अपने पिता को सौंपो। फिर तुम चाहो तो रूपमती के प्यार में पागल हो अपना सिर कटाने यहाँ वापस लौट सकते हो। आप ठीक कह रहे हैं काका। और मैं अपने काफिले के साथ हमीरगढ़ की ओर वापस लौट पड़ा। रूपमती, मैं इस समय तो तेरे राज्य से वापस जा रहा हूँ, पर कसम खाता हूँ कि शीघ्र ही वापस लौटूंगा और तुझे ब्याह कर अपने देश ले जाऊंगा। शीघ्र ही हमारा काफिला रेगिस्तान में जा पहुंचा। अभी हमारे काफिले ने रेगिस्तान का थोड़ा सा ही रास्ता तय किया था कि तेज आंधी चलने लगी। रेत उड़ उड़कर हमारी आंखों में घुसने लगा। आह, ओह, आह! उसी समय आंधी का एक तेज झोंका आया और मुझे ऊंट पर से उठाकर अपने साथ ले गया। अरे, कोई मुझे बचाओ! भय की अधिकता से मैं होश खो बैठा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इसी उद्यान में पाया था। क्या? हाँ बेटा, उस समय मुझे चारों ओर से खूबसूरत लड़कियों ने घेरा हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि सुंदर लड़कियों के रूप में मुझे बुरी आत्माओं ने घेर रखा है, पर अचानक ही उनमें से एक सुंदरी मुझसे बोली, आप हमसे बिल्कुल भी न डरिए। लेकिन आप हैं कौन और मैं यहाँ कैसे आ गया? उस सुंदरी ने मेरा सिर अपनी गोद में ले लिया और प्यार से मेरे सिर के बालों में हाथ फेरती हुई बोली, एक खूबसूरत नौजवान, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम केतकी है। मेरी एक गलती के कारण परियों की रानी ने परी लोक से निकालकर मुझे यहाँ भेज दिया है। अब मुझे जीवन पर्यंत पृथ्वी पर ही रहना है। मेरे लिए यह महल परियों की रानी ने ही बनवाया है। अपनी रानी की आज्ञा के अनुसार मैं कोई भी आदमी ढूंढकर उससे विवाह कर घर बसा सकती हूँ, लेकिन मुझे आज तक पृथ्वी पर अपनी पसंद का कोई आदमी नहीं मिला। आज जब मैं अपनी सखियों के साथ रेगिस्तान के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। पहली नज़र में ही तुम मुझे भा गए, इसलिए मैं रेत की आंधी बनकर तुम्हें यहाँ अपने महल में उठा लाई। ओह, लेकिन तुम मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाई हो केतकी? नौजवान, क्या अब भी तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझे? सुनो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हें विवाह के पश्चात मेरे साथ इस महल में रहना होगा। केतकी का प्रस्ताव सुन मैं सोच में पड़ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।